नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कविता सब आँखों के आंसू उजले इस पर आधारित MCQs पढ़ने और समझने जा रहे हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में बच्चों इस कविता का भावार्थ आज को आपको समझाया था और आज मैं इस कविता पर आधारित MCQs आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आपसे एग्ज़ाम में किसी तरह का भी प्रश्न कविता पर आधारित पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। कवित्री ने इस कविता में प्रकृति के बहुत सारे चित्रों द्वारा उन स्वप्नों का जिक्र किया है जो मनुष्य के हैं या हो सकते हैं। वो कह रही हैं कि मनुष्य जो भी सपने देखता है उनमें सच्चाई ज़रूर होती है और जैसे प्रकृति की सभी चीज़ें सत्य हैं वैसे ही मनुष्य के सपनों में भी सच्चाई छिपी रहती है। तो यहाँ पर कवित्री ने प्रकृति के माध्यम से हमारे सपनों के बारे में बात की है। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला प्रश्न जो इस कविता पर आधारित है वो इस तरह से है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है नंबर 1 1907 में दिवाली के दिन, 1907 में होली के दिन, 1907 में रक्षाबंधन के दिन या 1907 में दशहरे के दिन। तो इसका सही उत्तर है उनका जन्म 1907 में होली के दिन हुआ था। नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है नंबर 1 फतेहपुर में, नंबर 2 फर्रुखाबाद में, नंबर 3 फारुख नगर में, नंबर 4 फिरोज़ाबाद में। तो सही उत्तर है उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यहाँ आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1987 को प्रयागराज में, नंबर 2 1986 को लखनऊ में, नंबर 3 1988 को बनारस में, नंबर 4 1985 को कानपुर में। तो सही उत्तर है उनकी मृत्यु 1987 में प्रयागराज में हुई थी। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी की माता जी का क्या नाम था? महादेवी वर्मा अपनी माता से बहुत ही प्रभावित थीं। उन्होंने शिक्षा भी अपनी माँ से ही ग्रहण अपनी प्रारंभिक शिक्षा की थी। उनकी माता जी का क्या नाम था? यहाँ आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, श्रीमती हेमलता देवी, नंबर 2 श्रीमती हेमरानी देवी, नंबर 3 श्रीमती हेमवती देवी, नंबर 4 श्रीमती हेमकुमारी देवी। तो सही उत्तर नंबर 2 है, उनकी माता का नाम था श्रीमती हेमरानी देवी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस पत्रिका की अवैतनिक संपादक रहीं? यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे नंबर 1 पराग, नंबर 2 नंदन, नंबर 3 चांद, नंबर 4 चंदा मामा। तो सही उत्तर है वे चांद पत्रिका की अवैतनिक संपादक रहीं। अवैतनिक मतलब जो वेतन नहीं ले, बिना वेतन के, बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बच्चों यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है और महादेवी वर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि उनकी किस कृति, किस रचना पर उन्हें ये पुरस्कार मिला? 4 ऑप्शन है, नंबर 1 निहार, नंबर 2 रश्मि, नंबर 3 नीरजा, नंबर 4 यामा। तो सही उत्तर है नंबर 4 यामा। उन्हें अपने यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न 7 है, उजले विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आपने पढ़ा, कविता की पहली पंक्ति है सब आँखों के आंसू उजले। तो यहाँ पर उजले विशेषण का किसके लिए प्रयोग हुआ है? आपके 4 ऑप्शन हैं, नंबर 1 स्वच्छता के लिए, नंबर 2 आकाश के लिए, नंबर 3 सपनों के लिए, नंबर 4 जल के लिए। तो सही उत्तर है सपनों के लिए उजले विशेषण का प्रयोग हुआ है।
प्रश्न 8 है, सपनों को सत्य में ढालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ ऑप्शन है नंबर 1 अचल रहना होगा, नंबर 2 चंचल रहना होगा, नंबर 3 पर्वत की तरह अचल और चंचल रहना होगा, नंबर 4 एकाग्रता दिखानी होगी। तो बच्चों हमें सपनों को सत्य में ढालने के लिए नंबर 3 ऑप्शन पर्वत की तरह अचल और चंचल रहना होगा। प्रश्न 9 है, नीलम मरकत के संपुट 2। कविता में ये पंक्ति है, यहाँ नीलम और मरकत से क्या तात्पर्य है? नंबर 1 ऑप्शन है नीलम और पन्ना, नंबर 2 नीला और हरा रंग, नंबर 3 आकाश और धरती, नंबर 4 आकाश और समुद्र। तो बच्चों यहाँ नीलम शब्द का प्रयोग नीले आकाश के लिए और मरकत जो हरा रंग है वो धरती के लिए प्रयोग किया गया है। तो नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, आकाश और धरती। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, कवयित्री ने किसे सर्वत्र व्याप्त माना है? नंबर 1 एकाकी प्राण को, नंबर 2 समुद्र को, नंबर 3 हवा को, नंबर 4 आकाश को। तो सही उत्तर है कवयित्री ने एकाकी प्राण को सर्वत्र व्याप्त माना है। प्रश्न 11 है, कवयित्री ने पर्वत को चंचल क्यों कहा है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 पर्वत चलता है, नंबर 2 पर्वत अपने झरनों के कारण चंचल है, नंबर 3 समय के साथ पर्वत में चंचलता आ जाती है, नंबर 4 जो अचल होता है वह चंचल भी होता है। तो सही उत्तर नंबर 2 है, पर्वत अपने झरनों के कारण चंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में तपने के बाद सोने का क्या होता है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 सोना जल जाता है, नंबर 2 सोना काला पड़ जाता है, नंबर 3 सोने की चमक बढ़ जाती है, नंबर 4 सोना चांदी हो जाता है। तो सही उत्तर नंबर 3 है, आग में तपने के बाद सोना और अधिक चमकदार हो जाता है, उसकी चमक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षों और असफलताओं की कहानी को ठंडी सांस में कहना क्या व्यंजित करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर नंबर 1 निराशा के भाव को, नंबर 2 आशा के भाव को, नंबर 3 पर्वत की तरह अचल रहने को, नंबर 4 धैर्य को। तो बेटा ठंडी सांस में जब हम अपनी असफलताओं और संघर्षों की कहानी कहते हैं तो वो नंबर 1 ऑप्शन हमारे निराशा के भाव को व्यक्त करता है। प्रश्न 14 है, दीपक को ज्वाला और फूलों को मकरंद कौन प्रदान करता है? यहाँ पर ऑप्शन है नंबर 1 माली, नंबर 2 देवता, नंबर 3 ईश्वर, नंबर 4 बादल। तो कवित्री कहती है कि दीपक को ज्वाला और फूलों को मकरंद किसने प्रदान किया? ईश्वर ने प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, दीपक और फूल क्या करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है नंबर 1 दीपक सौरभ लुटाता है और फूल प्रकाश, नंबर 2 दीपक और फूल सौरभ लुटाते हैं, नंबर 3 दीपक और फूल प्रकाश फैलाते हैं, नंबर 4 दीपक प्रकाश लुटाता है और फूल सौरभ। तो सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर नंबर 4 है कि दीपक जो है वो सबको प्रकाश देता है और फूल जो है वो सबको सुगंध देता है। कविता में पंक्तियाँ भी हैं, उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। अगला प्रश्न है, पर्वत अपनी चंचलता किस रूप में व्यक्त कर रही हैं? यहाँ ऑप्शन है नंबर 1 वृक्षों के रूप में, नंबर 2 निर्झर के रूप में, नंबर 3 पक्षियों के रूप में, नंबर 4 फूलों के रूप में। तो पर्वत अपनी चंचलता निर्झर के रूप में, झरने के रूप में प्रकट कर रही हैं। कवित्री ने कविता में कहा भी है, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पर्वत का धरा से भेंटना किस भाव को व्यंजित करता है? आपके ऑप्शन है मित्र के भाव को, नंबर 2 माता के भाव को, नंबर 3 प्रेमी प्रेमिका के भाव को, नंबर 4 वात्सल्य भाव को। तो नंबर 3 सही उत्तर है, पर्वत का धरती से भेंट करना मिलना प्रेमी प्रेमिका के भाव को प्रकट करता है। प्रश्न 18 है,
समुद्र की लहरें किस भाव को व्यक्त करती हैं? नंबर 1 चंचलता के भाव को, नंबर 2 करुणा के भाव को, नंबर 3 चंचलता और करुणा के भाव को, नंबर 4 इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो कवित्री कह रही हैं कि समुद्र की लहरें चंचलता और करुणा के भाव को व्यक्त करती हैं। उसकी लहरें चंचल भी हैं और उनमें करुणा का भाव भी पाया जाता है। प्रश्न 19 है, सपने सपने में सत्य ढला। कविता की इस पंक्ति का क्या आशय है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1 प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप में सत्य निहित है, नंबर 2 प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे हैं, नंबर 3 प्रकृति हमेशा सत्य बोलती है, नंबर 4 प्रकृति के सपने सच होते हैं। तो बच्चों, सपने सपने में सत्य ढला, इसका आशय है प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप में सत्य निहित है। नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न इस कविता पर है, महादेवी वर्मा के काव्य का मुख्य तत्व क्या है? किस तत्व को आधार बनाकर उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताएं लिखी? कौन से विषय हैं बच्चों? यहाँ नंबर 1 ऑप्शन है श्रृंगार वर्णन, नंबर 2 हास्य व्यंग्य, नंबर 3 विरह वेदना, नंबर 4 वीर रस। तो बच्चों, महादेवी वर्मा को विरह वेदना की देवी कहा जाता है। उनके काव्य का मुख्य और प्रधान तत्व जो है वो विरह वेदना है, इसलिए नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। विरह वेदना उनके काव्य का प्रमुख तत्व है। तो बच्चों, सब आँखों के आंसू उजले कविता पर आधारित जितने MCQs बन सकते थे वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। इस कविता का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसे भी सुनकर कविता के अर्थ को और अच्छे से जान और समझ सकते हैं। अगर आप कविता का अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं, MCQs पढ़ लेते हैं, तो परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आप ना लिख सकें। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह के इस तरह के नए और आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।